हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्कैनर। आज हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक ट्राइब्यूनल है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल करता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसे डिस्पोज करता है, उसे हैंडल करता है, उसे टैकल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट के बारे में क्या कुछ बातें लिखी गई हैं। ठीक है, कुछ बातें कही गई हैं, तो थोड़ा सा आपका नॉलेज ब्रशअप करने के लिए थोड़ा सा उसे भी मेंशन कर देता हूँ। तो जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21 पार्ट 3 में, उसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका केस में कई सारे पॉइंट्स दिए थे और कहे थे कि ये भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट है। तो फिलहाल उन्होंने कई पॉइंट्स दिए थे, लेकिन अभी हमें दो ही पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है, दो ही पॉइंट रिलेवेंट है हमारे लिए। तो पहला है राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज एंड राइट टू हेल्थ। तो हर इंसान को अधिकार है, हमारे देश के हर इंसान को, हर एक सिटीजन को अधिकार है कि वो एक अच्छे पर्यावरण में रहे, एक अच्छी सराउंडिंग्स में रहे और उसे अच्छा पानी मिले, अच्छी हवा मिले, एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट गंदा होगा तो हमारा हेल्थ भी ख़राब होगा। ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी पोल्यूशन होगा तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब है और हमारे हेल्थ के लिए भी ख़राब है। तो कहीं ना कहीं सब इससे नुकसान में ही है। ठीक है, सब के सब नुकसान में ही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को टैकल करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक कोशिश है सरकार की। ठीक है, कि इन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चलिए फिर आर्टिकल 48A डीपीएसपी है, उसमें भी कहा गया कि सरकार को कोशिश करना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे, इम्प्रूव करे। फिर 51A एक फंडामेंटल ड्यूटी जनता को भी दिया गया है कि आप जो है नेचुरल रिसोर्सेज को, वाइल्ड लाइफ को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें, कंजर्व करें। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि ये 2010 में इसके लिए एक्ट बना। तो एक स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। तो ये फाइनली 19 अक्टूबर 2010 को जाके सेटअप हुआ। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके फर्स्ट चेयरमैन है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत और अभी फिलहाल जो है वो हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के बीच में कोई नहीं था। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत 2012 में रिटायर हो चुके या फिर उन्होंने छोड़ दिया और 2012 में फिर स्वतंत्र कुमार ने ज्वाइन किया, जो अभी तक फिलहाल अभी वो वही है, अभी वही है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, ठीक है, जो इश्यूज होते हैं, ये उसे हैंडल करती है, उसे टैकल करती है, उसे डिस्पोज करती है। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जिसका एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये लोग तलाक से लेकर, इवन तलाक से लेकर हमारे राइट इश्यूज सब पे बात करते हैं। ठीक है, उनके पास आप कोई भी आदमी कैसे भी जा सकता है, कोई भी केस लेके जा सकता है। अगर उसके पास अगर कोई भी डिस्प्यूट हो वो उसके पास लेके पहुंच सकता है। कोई डिस्प्यूट भी ना हो तो वो पीआईएल फाइल कर सकता है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, थोड़े से उनका जो इश्यूज होते हैं, जिस इश्यूज पे वो अपना जो जिन इश्यूज़ पे वो केसेस डिस्पोज करते हैं, या फिर जिन इश्यूज़ का जो केस होता है वो सब थोड़े से स्पेसिफिक होता है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ही टैकल करता है। अब वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कैसे होने चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए, क्या है उसके प्रोविजंस, वो थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत हैं आपके लेफ्ट में, फॉर्मर चेयरमैन एनजीटी, और ये हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार, प्रेजेंट चेयरमैन एनजीटी। ठीक है, तो नाम के आगे जस्टिस लगा है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि क्यों लगा है जी। थोड़ा सा हम ये भी आगे चल के देखेंगे। तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में थोड़ा सा आप अपना नॉलेज ब्रशअप कर लीजिए। ट्राइब्यूनल्स जो है 1976 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन था, बाद में 42nd अमेंडमेंट में उसे एक्ट ऐड किया गया और पार्ट 14A में दो आर्टिकल्स ऐड किए गए, आर्टिकल 323A और 323C। 323A फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होता है, इसके लिए अलग से एक्ट भी बना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स 1985। उसके अंदर कैट, सैट, जैट ये सब चीज़ें बनी, वो आप लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी बुक में पढ़ सकते हैं। फिर आर्टिकल 323C ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा जितने मैटर पे ट्राइब्यूनल्स बने हैं वो आर्टिकल 323 में मेंशन है, आर्टिकल 323C में। ठीक है, ये कुछ एक्ट है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हमें तो ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ही पढ़ना है 2010 में। ठीक है,
चलिए आप ये देखेंगे स्पेशल ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1946, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले भी एक्ट्स थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन वो कब मेंशन हुआ? 1976 में। चलिए अब एनजीटी के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक एनजीटी के बारे में हमने क्या जाना कि एनजीटी जो है इस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट में उससे। अब इसका काम क्या है? अब इसका काम है कि वो जो है अच्छे तरीके से और जल्दी जो है केसेस को डिस्पोज कर दे। कैसे केसेस को? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी केसेस को, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जंगलों को कंजर्व करे, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे जो भी है मेटालिक, नॉन मेटालिक, क्रूड ऑयल, कोल, इनको भी प्रिजर्व करे, सॉरी कंजर्व करे, कंजर्व विल बी मोर अप्रोप्रिएट टर्म, ठीक है, कंजर्व करे। और नेचुरल रिसोर्सेज का, और फिर आपका इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, कोई भी लीगल राइट अगर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो तो वो से इन्फोर्स कर सकती है। मतलब एनजीटी कुल मिला जुला के एक पावरफुल बॉडी है, क्योंकि उसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं। सीधी सी बात, वो एक ट्राइब्यूनल है तो उसके पास जुडिशियल पावर्स भी होंगे। और फिर मान लीजिए जो लोग अफेक्टेड हैं बुरे, मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री खुली जिसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन फैला, लोग बीमार पड़े, तो ऐसे इन केसेस में रिलीफ, कॉम्पनसेशन, ये सब भी प्रोवाइड कराया जा सकता है लोगों को, वो एनजीटी ही कर सकती है। अब एनजीटी का ज्यूरिसडिक्शन के बारे में थोड़ा सा ये भी है कि पहले तो कहा गया कि 6 महीने के अंदर जो है अगर कोई भी अपील फाइल होती है तो 6 महीने के अंदर उसे डिस्पोज किया जाए, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको यही जानना है। बेंचेस के बारे में थोड़ा सा आगे भी एक स्लाइड मैंने अलग से बनाया है। फैक्ट्स, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है तीसरी कंट्री है इसका एक अलग से फुल फ्लेज्ड ग्रीन ट्राइब्यूनल बना, ठीक है। एक अलग से उन्होंने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए ट्राइब्यूनल बनाया। ये दुनिया की तीसरी ही कंट्री है, पहली थी न्यूजीलैंड और दूसरी है ऑस्ट्रेलिया। और एनजीटी जो है 6 महीने के अंदर जो है किसी भी अपील के ऊपर 6 महीने के अंदर उसको डिस्पोज करना ही है केस। ये दोनों चीज़ ये दोनों एक उसके फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 6 महीने, हम आप तो जानते हैं कि हमारी जुडिशरी कैसी काम करती है, 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, गवर्नमेंट सबसे बड़ी लिटिगेटर है, तो वही चीज़ है कि 6 महीने के अंदर केसेस डिस्पोज करना है, वो मैंडेटरी है। तो केसेस जल्दी, रिलेटिवली जल्दी यहाँ पे डिस्पोज होंगे। कॉम्पोजिशन, देखिए कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में। तो कॉम्पोजिशन में एक चेयरमैन होता है जो कि अभी जस्टिस स्वतंत्र कुमार है। तो देखिए नाम के आगे जस्टिस लगा था तो आप समझ ही गए होंगे क्यों। तो कौन हो सकते हैं चेयरमैन एनजीटी के? सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के लिए जो भी आदमी एलिजिबल होगा वो बन सकता है चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर। याद रखें, एक्सपर्ट मेंबर नहीं, अभी जुडिशियल मेंबर एक्सपर्ट मेंबर का आगे है, ठीक है। और इवन एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जुडिशियल मेंबर, ठीक है। खैर अभी बस आप इतना जान लीजिए कि एक चेयरमैन होता है और उसके अंडर 2 कमिटीज़ होती हैं, जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स। जुडिशियल मेंबर्स मिनिमम 10 होंगे, मैक्सिमम 20 होंगे। एक्सपर्ट मेंबर्स मिनिमम 10, मैक्सिमम 20। फिर चेयरपर्सन चाहे तो वो किसी आदमी को भी इनवाइट कर सकता है जिसके किसी फील्ड में एक्सपर्टीज़ हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो किसी केस को टैकल करने के लिए, किसी केस को हैंडल करने के लिए, या किसी केस के डिस्पोजल को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर ये जो नोट 2 है कि एक्सपर्ट मेंबर क्या होते हैं, ये सब कोई बहुत माइनर इंपॉर्टेंस है, आप देख लीजिएगा। चलिए अब ट्राइब्यूनल के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप यहाँ पे पहले पॉइंट में पढ़ रहे होंगे कि सब्सटैंशियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, सब्सटैंशियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट दैट इज अ कम्युनिटी एट लार्ज इज अफेक्टेड डैमेज टू पब्लिक हेल्थ एट ब्रॉडर लेवल। देखिए एक थोड़ा सा एक बड़ा इशू होना चाहिए, एक बड़ा इन्वायरमेंटल इशूज़ होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरे घर के सामने एक छोटी सी नाली गुजरी है, वो गंदी रहती है, जिसकी वजह से मेरे घर में कोई मेरे घर का सदस्य बीमार पड़ गया, ठीक है। तो मैं ये केस एनजीटी के पास लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक सब्सटैंशियल, ये एक कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मैं अपने म्यूनसिपैलिटी के पास जाऊंगा, ठीक है, उन्हें कहूँगा कि यार मेरे घर के सामने जो नाला है बड़ा गंदा है, इसकी वजह से मेरे एक आदमी बीमार पड़ गया, ऐसा वैसा जो भी है। ये सब चीज़ें अगर मान लीजिए मैं इसको कोर्ट में ले जाना चाहूँ तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कोई सब्सटैंशियल, एक कोई ये बड़ा इशू नहीं है एनवायरमेंटल इशू। लेकिन अगर वहीं
कोई शहर, मेरे शहर के बीचों बीच से कोई एक नाला गुजरा है, ठीक है, मेरा शहर एक बड़ा शहर है, उसके बीचों बीच से एक नाला गुजरा है और वो नाला बहुत गंदा है, और वो जो नाले की वजह से जो उसके अगल बगल के लोग रहते हैं वो बीमार पड़ गए, ठीक है। अब वो बड़ा इशू हो गया। बड़ा इशू क्यों हुआ? क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी उससे अफेक्ट हो रही है, ठीक है। उस नाले के अगल बगल रहने वाले लोग जो हैं, पब्लिक, उनका हेल्थ जो है ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो वो एक बड़ा इशू हो गया। या मान लीजिए, फिर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसे चाहिए, ठीक है, वो पब्लिक का ओपिनियन ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ओपिनियन नहीं दे पाए हैं, ठीक है, या फिर उसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है बिना पब्लिक ओपिनियन लिए, ठीक है। जैसे हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, तो आप ये सब इश्यूज लेके जा सकते हैं जीटी के पास। अब आप क्या लेके नहीं जा सकते? देखिए, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई ऐसी इन्वायरमेंटल इशू उठती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में, या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज में, इन टाइप की चीज़ों में, तो आप नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इसके लिए फिर एक अलग एक्ट बना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वो उसके प्रोविजंस के हिसाब से चीज़ें हैंडल होंगी। ऐसा नहीं है कि एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि हम इस टाइप के केसेस को हैंडल नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। देखिए, कहीं ना कहीं फिर वो बात आ जाती है ज्यूरिसडिक्शन ओवरलैपिंग की, ठीक है, मतलब दोनों का ज्यूरिसडिक्शन एक ही जगह है, लेकिन फिर मेनली उसके लिए एक अलग से एक्ट बना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये सब के रिलेटेड जो केसेस होंगे वो वही हैंडल करेगी, जो उसके एक्ट्स में जो भी प्रोविजंस होंगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और फिर क्या है इसका, अगर ट्राइब्यूनल कोई फैसला सुनाती है तो उसका जो अवार्ड है वो इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट के बराबर होगा। यही चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं पसंद आया उनका फैसला, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है, आप दोनों जगह जा सकते हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिए। ऑल्सो ट्राइब्यूनल इज कॉम्पिटेंट टू हियर केसेस फॉर सेवरल एक्ट। अब जैसे कुछ एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो केसेस हैं या इश्यूज हैं, आप इसे लेके जा सकते हैं एनजीटी के पास, ठीक है। एनजीटी के पास जा सकते हैं। ये सब नीचे जो चीज़ें हैं तो आप पढ़ लीजिए, कोई माइनर इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। चलिए, बेंचेस। भाई सीधी सी बात है, ट्राइब्यूनल है तो इसके भी बेंच होंगे जैसे कोर्ट में होते हैं। तो जो उसका प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में ही है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। फिर आपका वेस्टर्न बेंच पुणे में है, साउथर्न बेंच चेन्नई में है, सेंट्रल बेंच भोपाल में। फिर कुछ सर्किट बेंचेस हैं। सर्किट बेंचेस क्या होते हैं कि मान लीजिए वेस्टर्न बेंच है, सॉरी, मान लीजिए साउथर्न बेंच है चेन्नई, तो इसी बेंच का एक पैनल और कोची में बैठता है, बस यही है सर्किट बेंचेस। ये इसके भी बहुत माइनर इंपॉर्टेंस है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। फिर नोटेबल केसेस में यमुना कंजर्वेशन जोन है, ठीक है। 25 अप्रैल 2014 को एक ऑर्डर दिया था कि जो 52 किलोमीटर स्ट्रेच है यमुना का दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, उसे कंजर्वेशन जोन डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। फिर ये है कोल ब्लॉक्स इन छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट, ठीक है, ये पुराना केस है। जून 2011 में एक फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया था जयराम रमेश ने यूपीए गवर्नमेंट में, फिर उससे एनजीटी ने कह दिया था कि नहीं, ऐसे नहीं, वो जो सब्सटेंशियल कुछ मतलब कुछ सब्सटेंशियल फैक्ट्स को अनदेखी करके दिए गए हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए इसे, ठीक है, ये है, उसे पढ़ लीजिए अच्छे से। ये बड़ा केस था, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो ही बनाऊंगा, ठीक है। खैर, अब ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट रह नहीं गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेने का है, ठीक है। अब 2016 में एनजीटी के साथ क्या क्या हुआ, देखिए। अगस्त 2011, 4 अगस्त 2011 को एक ऑयल स्पिल हुआ साउथ मुंबई कोस्ट में, न्यूज़ में आया था, मुझे आज भी याद है वो न्यूज़, ठीक है। तो इस साल एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया एक पनामा बेस्ड कंपनी पे, ठीक है, एक शिपिंग फर्म था और कुछ उसी की एक सिस्टर कंसर्न्स थी कतर की, उस पर, ठीक है, एक ये हो गया। फिर आपको जो गुजरात बेस्ड अदानी इंटरप्राइजेस, आप जानते ही होंगे, सीधी सी बात है, खबरों में रहते हैं, तो 5 करोड़ का उन पे कॉम्पोजिशन डाला, ठीक है। वो उन्होंने भी एक कोई शिप था MV राख, ये देख सकते हैं MVRA के, ये शिप जो है इसने डंप किया था, कोल डंप किया था सी बेड पे, जिससे मरीन इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट हो गया था। तो देख लीजिए,
60,054 मेगा टन कोल इन्होंने डंप कर दिया था सी बेड में, जिसके लिए 5 करोड़ इनको कॉम्पनसेशन देना पड़ा। ठीक है, और जो सबसे इस बार एनजीटी खबरों में क्यों रही, इस बार खबर में क्यों रही एनजीटी? देखिए, आपको याद होगा कि दिल्ली के दूसरे दिन से ही दिल्ली का जो पोल्यूशन था, दिल्ली की जो हवाएं थी वो बहुत जहरीली हो चुकी थी। ठीक है, जो स्मोग स्मोग SMOG स्मोग का कहर बुरी तरह से टूटा था दिल्ली पे। लोग बुरी तरीके से बीमार पड़ रहे थे, लोग बाहर निकल रहे थे, उनकी आंखें जल रही थी। उस समय दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके साथ साथ एनजीटी, ये तीनों की तीनों पूरी कोशिश कर रही थी कि कैसे इसको कम किया जाए। ये तीनों की तीनों कोशिश कर रही थी कि हम अब क्या कर सकते हैं, आगे के क्या एक्शंस होंगे। तो उस समय आपको याद होगा कि उसी समय 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल्स पे बैन लगा था, तो वो एनजीटी का ही रिकमेंडेशन था। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारी सरकार का गंगा प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे, एनजीटी ने मना कर दिया उनको, या पैसे मत खर्च करो। क्यों? क्योंकि भाई एनजीटी ने उनसे ब्यौरा मांगा था कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किया, सरकार ने नहीं दिया तो उन्होंने रोक लगा दी। खैर, इस पे अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है, आप थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे क्या चेक करना है। ठीक है, और फिर दिल्ली में 10,000 रुपये का जुर्माना जिसने भी जो सॉलिड वेस्ट बाहर फेंका तो। ठीक है, फिर आपका एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मॉनिटरिंग ऑफ 2016 दिल्ली स्मोक क्राइसिस। हाँ, जो दिल्ली में दिवाली के बाद स्मोक का प्रॉब्लम हुआ, उसमें उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उसको कर्ब करने में, उसको मॉनिटर करने में। फिर उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनी को भी कहा कि भाई आप लोग ऐसी डीजल व्हीकल मत बेचिए जिसमें कोई चीट डिवाइस लगाओ। तो चीट डिवाइस होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वॉक्सवैगन एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने अपने डीजल गाड़ियों में एक मशीन लगाया था, एक ऐसा कंप्यूटर टाइप ऐसा एक डिवाइस लगाया था कि जब वो एमिशंस, जैसे अब मान लीजिए सरकार चेक करती है कि आपकी गाड़ी कितना एमिशन कर रही है, कितना कितना उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी एमिशंस कैसे हो रहे हैं, कितने कितने बड़े लेवल पे हो रहे हैं, या कितनी एफिशिएंट है आपकी गाड़ी। तो जो वैगन है, उन्होंने क्या किया कि उनकी गाड़ी में एक ऐसा डिवाइस फिट किया जिसकी वजह से जब चेक होने जाती वो एमिशन के लिए, एमिशन का जब जांच होने जाता, तो वो डिवाइस चालू हो जाता और उसकी वजह से जो है पोल्यूशन कम एमिट करती गाड़ियाँ, पोल्यूशन कम निकालती। तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये गाड़ी जो है ये बहुत कम पोल्यूशन कर रही है, इसको तुरंत उसको क्लियरेंस मिल जाता। क्योंकि भाई देखो, जो वेस्ट कंट्रीज़ के जो एमिशन नॉर्म्स है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रिंजेंट है। ठीक है, वो हमारी तरह नहीं है कि ऐसा कोई ऑटो चल रहा है, पीछे से धुआं निकल रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। खैर, हमारे यहाँ उतने नहीं हैं, लेकिन एनजीटी ने सारे कंपनियों को कहा कि आप ऐसा मत करिए। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो इसके अंजाम ही बहुत बुरा होगा। फिर ये आपका काइट फ्लाइंग, चाइनीज़ मंजे पे उन्होंने बैन लगाने के लिए बात कही थी। उन्होंने इवन अभी तो क्या है, कह रहे हैं कि वो पूरे मंजे पे ही बैन लगाना है। और अभी जो एक सबसे नया फैसला है वो है उनका, देखिए, जो एयरलाइंस होती हैं, एयरलाइंस, आप अगर कोई आपका फ्रेंड रहता होगा दिल्ली, खासकर दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास, तो आप उससे पूछिएगा, आसमान से कुछ नीले रंग की बर्फ़ गिरती होगी कभी कभार, ऐसे बड़ी सी बर्फ़, बड़ा सा टुकड़ा भी हो सकता है, छोटा भी टुकड़ा हो सकता है। असल में क्या होता है कि एयरलाइंस कंपनियां कभी कभी हवा में ही अपने जो उनका जो टॉयलेट होता है, उसके उसके जो वेस्ट होते हैं, उसको हवा में ही जो है डिस्पोज कर देती है। तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, देखो, आई एम नॉट श्योर कि वो फ्रीज कब होता है, लेकिन वो बर्फ़ के रूप में ही गिरता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, यूरिन होता है, तो जो भी चीज़ें हैं। तो एनजीटी ने इस बार कहा, अभी 5-6 दिन पहले ये बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर एयरलाइंस को ये करते पाई गई तो उसके ऊपर 50,000 रुपये का सीधा सीधा जुर्माना है। ठीक है, तो अभी एक ये केस था। चलिए, अब 2016 में कंट्रोवर्सीज में भी रही। ठीक है, क्यों रही? श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग आप लोग जानते होंगे। 2016 में एक यमुना के बैंक में उन्होंने, यमुना बैंक दिल्ली में उन्होंने एक इवेंट कराया था, वो भी आप लोग सुने होंगे, धर्म सम्मेलन के नाम से। तो एनजीटी ने उस पर हामी भरी थी कि आप करवा सकते हैं, लेकिन कुछ एनजीओज के इंडिपेंडेंट रिसर्च हुए थे जिन्होंने ये रिपोर्ट, जिनकी रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि वहाँ की इकोलॉजी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, तो ये सब इन वजहों से एनजीटी थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज में भी रही। और ग्रीन लॉ पैनल क्या है? ग्रीन लॉ पैनल टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, जिसको ग्रीन लॉ पैनल कहा गया था 2014 में। मैं आगे
आने वाले वीडियोस में थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगा आपसे। तो बस इतना जान लीजिए कि ग्रीन लॉ पैनल एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2014 में कमेटी बनी थी जिसका मेन काम था जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिगार्डिंग, मतलब उसको रिव्यू करने के लिए, उस सिस्टम, उस पूरे प्रोसीजर को रिव्यू करने के लिए पैनल बना था। ठीक है, खैर पैनल कई चीज़ के लिए बनी थी, और भी चीज़ें उसने रिव्यू की थी, लेकिन मेनली वही थे। तो उन्होंने कहा था कि एनजीटी के पावर को ख़त्म कर देना चाहिए, डाइल्यूट कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी वजह से इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने में प्रॉब्लम होती है कंपनियों को या इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, जिसकी वजह से फिर केस लटका रह जाता है। क्योंकि भाई देखो, एनजीटी 6 महीने के अंदर मामले उनको निपटाने हैं। 6 महीने भी बहुत होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, मान लीजिए मैं कोई इंडस्ट्री डालने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे इन्वायरमेंट क्लियरेंस मुझे मिल गया, लेकिन फिर किसी ने मेरे खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में चला गया, वो एनजीटी में चला गया। अब क्या हो गया, वो हो सकता है कि वो 1 महीने में सॉल्व हो जाए, हो सकता है वो 6 महीने में सॉल्व हो जाए, हो सकता है वो जब 6 महीने बाद वो सॉल्व हो जाए मामला और मेरे हक में भी फैसला हो जाए, लेकिन भाई अब कैपिटल का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है 6 महीने बाद मेरे पास इतने पैसे ही ना रहे कि मैं उस इंडस्ट्री को वापस खड़ा कर सकूँ। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। इसकी वजह से टीएसआर सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसके पावर्स को थोड़े से कम किए जाएं या फिर डाइल्यूट किए जाएं, ख़त्म ही कर दिए जाएं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ, तो मैंने कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। ठीक है, और आपको कोई भी, देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो सब सही हो। ठीक है, कोई फैक्ट्स गलत ना हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मैंने ये जो फैक्ट्स जहाँ से पता किए उनका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। खैर जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट में लिखिए। ठीक है, कोई क्वेरी हो आप उसे कमेंट में लिखिए। ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आगे भी मैं कई वीडियोस बनाने वाला हूँ, और डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ मैंने उसमें लिंक्स दिए हैं ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। और मैं थोड़ा सा आपको टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, आप देखिए स्क्रीन देखते रहिए। आप अगर चलिए, अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन चल नहीं रहा है, कोई नहीं, ओके देन, थैंक्स। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।